हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितनी फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है 9.99%, यानी कि ऑप्शन ए। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं, फेसबुक जो मार्क ज़करबर्ग की कंपनी है उसको आप जानते हैं बखूबी और आप उसको इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि 22 अप्रैल 2020 के दिन जियो प्लेटफॉर्म में 9.99% हिस्सेदारी के लिए 43,574 करोड़ रुपए के निवेश का घोषणा किया है। किसने? फेसबुक ने। किस में निवेश कर रही है? जियो में। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इस बड़ी डील के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर कंपनी बन गई है और जियो प्लेटफॉर्म्स रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड यानी कि आरआईएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जो कि तमाम प्रकार की डिजिटल सेवाएं प्रदान करती है और इसके ग्राहकों की जो संख्या है वो करीब 38.8 करोड़ से अधिक है। और इस कंपनी की जो शुरुआत अगर हम बात करें तो जियो की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और जो फेसबुक कंपनी है उसने निवेश के बाद जो है कहा कि ये निवेश भारत के प्रति हमारा प्रतिबद्धता को दर्शाता है और जियो भारत में जो बड़े बदलाव लाया है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो फेसबुक है वो उत्साहित है और इन 4 सालों से भी कम समय में जो है वो करीब 38.8 करोड़ से भी अधिक जो यूज़र्स हैं, ग्राहक हैं, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जियो लेकर के आई है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि रिलायंस का ये कहना है कि कंपनी के एक छोटे हिस्से पर किसी टेक कंपनी का ये सबसे बड़ा निवेश होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि फेसबुक रिलायंस जियो में कई अरब डॉलर निवेश करने पर विचार पहले से ही कर रही थी, ये खबरें आ रही थीं और अब ये साफ हो गया है कि 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया है फेसबुक ने जियो में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग ने देश में आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, जो कि 4 मई को समाप्त होने वाला था। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 4 मई को जो सिंगापुर में लॉकडाउन था जो वो ख़त्म होने वाला था और जैसा कि हमारे भारत देश में हुआ था, हमारे भारत देश में जो है 14 अप्रैल तक जो लॉकडाउन है उसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद उसको बढ़ा करके 3 मई तक कर दिया गया है। तो अब ये हमारा जो भारत की हमने यहाँ पर बात करी है और यहाँ पर अगर हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में भी जो लॉकडाउन पीरियड था वो 4 तारीख को ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब उसको और बढ़ा दिया गया है। वो अब कब तक कर दी गई है? वो कर दी गई है 1 जून 2020 तक। यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री जो हैं वो ली सिएन लूंग ने उन्होंने जो है आंशिक प्रतिबंध जो है वो 1 जून तक बढ़ा दिया है। ये किस वजह से बढ़ाया है? देखिए, कोविड डिजीज़ जो कि कोविड-19 पूरे विश्व में अपना पैर पसार चुकी है और ये अब सिंगापुर की अगर बात करें तो वहाँ पर ये फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि जो कोरोना संक्रमण के जो नए केस थे 1111 नए केस एकदम से सामने आ गए, जिसकी वजह से बाद में कुल जो मामलों की संख्या है सिंगापुर की वो 9,125 हो गई। तो जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लूंग, उन्होंने जो है अपने नागरिकों से ये कहा है कि सख्त जो प्रतिबंध हैं उनका पालन करके और एक दूसरे की मदद करें और जो है जो कोविड डिजीज़ है उसका सामना इसी तरह से किया जा सकता है क्योंकि अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। इसलिए लॉकडाउन मात्र इसका एक और सोशल डिस्टेंसिंग एक मात्र जो है इस दवाई का अगर हम कहें तो इलाज है। इसके अलावा अभी कोई भी मेडिसिन या फिर कोई भी वैक्सीन नहीं आई है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं।
जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है? इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, सुदर्शनम बाबू। यहाँ पर दोस्तों आपको इनके बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं। तो सुदर्शनम बाबू ने साल 1988 में आईआईटी मद्रास से मास्टर डिग्री हासिल की थी। उसके बाद अगर हम बात करें साल 1986 की, तो 1986 में कोयम्बटूर से पीएचडी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। और आपको दोस्तों बता दें कि सुदर्शनम बाबू ये सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। इससे पहले के जो दो लोग थे उनका अगर मैं नाम यहाँ पर बताऊँ तो पहला नाम था एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से जो थे वो सेतुरमन पंचनाथन थे, और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट से सुरेश वी गरिमेला इस बोर्ड में शामिल हो चुके हैं। और पीएचडी कॉलेज कोयम्बटूर से इन्होंने इंजीनियरिंग की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आईआईटी मद्रास से इन्होंने मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करने वाले सुदर्शनम को एडवांस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, फिजिकल मेट्रोलॉजी और कंप्यूटेशनल मेटल्स मॉडलिंग में 21 साल का अनुभव है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात है 21 साल का एक बड़ा अनुभव है उनको। और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सामग्री विज्ञान और धातु विज्ञान में पीएचडी भी किया हुआ है, और वर्तमान में वो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए बेडसेन सेंटर के निदेशक भी हैं। साथ ही ओक रीच नेशनल लेबोरेटरी के गवर्नर के उन्नत विनिर्माण के अध्यक्ष भी वो हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? इसका सही जवाब है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, तो अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो ये जो नदी है उसके ऊपर ये पुल बनाया गया है, और अभी तक इस पुल का जो वज़न था वो 24 टन था, जिसे अब अपग्रेड करके 40 टन कर दिया गया है। तो अब इससे हो गया क्या दोस्तों, तो इससे जो है करीब भारी वाहन जो थे उनकी आवाजाही वो सुनिश्चित हो सकेगी। और ये पुल जो है आसपास के लगभग 451 गांवों में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा, और ऊपरी सुबनसिरी जिले में बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक होगा। ये पुल जो है वो सुबनसिरी नदी पर बने 2 पुलों में से एक है, जो अरुणाचल प्रदेश के दापोरिजो क्षेत्र को शेष राज्य से जोड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों बता देते हैं आपको कि इस पुल के ज़रिए चीन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात लगभग 3000 सैनिकों को तत्काल आपूर्ति भी इससे मिल सकेगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर 2 विवादित एरिया हैं लगभग, और 451 गाँव हैं, उनको भी आसानी से यहाँ पर आपूर्ति हो सकेगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि वर्ष 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा एवं सतत विकास परियोजनाओं के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB की स्थापना पर विचार किया गया था, और उसके बाद 2014 में इसको स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर मैंने बात करी ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स में सदस्य हैं कौन से देश? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जिसे कहा जाता है BRICS। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि ये घोषणा में कहा गया कि एनडीबी ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करके स्थायी एवं संतुलित विकास में योगदान देगा। एनडीबी के बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र जो है वो स्वच्छ ऊर्जा, परिवहन, अवसंरचना, सिंचाई, स्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। एनडीबी जो है सभी सदस्य देशों के समान अधिकारों के साथ ब्रिक्स जो है उन सदस्यों के बीच में एक परामर्श तंत्र पर भी काम करता है। और इसका जो मुख्यालय है एनडीबी का, अगर उसकी बात करें तो इसका मुख्यालय है चाइना में, शंघाई में इसका मुख्यालय है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता देते हैं कि जो इसका उद्देश्य है ब्रिक्स एवं अन्य उभरती जो बाजार अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे पर सतत विकास परियोजनाओं के लिए व्यापक संसाधन जुटाने का। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पहली वार्षिक बैठक हुई थी साल 2016 में। कहाँ हुई थी? वहीं जहाँ पर इनका एनडीबी का मुख्यालय है चीन के शंघाई शहर में, और ये वहीं पर आयोजित की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाली विदेशी निवेश की निगरानी में वृद्धि करने को कहा है? इसका सही जवाब है वो है चाइना, चीन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि सेबी ने भारतीय कंपनियों से में चीनी नागरिकों या फिर संस्थाओं के निवेश को रोकने के लिए ये निर्देश जारी किया है। और सेबी ने संरक्षक बैंकों में चीन और हांगकांग के साथ 11 अन्य एशियाई देशों में भारतीय कंपनियों में किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विवरण मांगा है। और एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका विनिमय वित्त मंत्रालय द्वारा और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का विनिमय सेबी के द्वारा किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है। और इन प्रावधानों से भारतीय बाजार में चीन के बढ़ते हुए हस्तक्षेप को बेहतर निगरानी की जा सकती है, लेकिन निवेश संबंधी नियमों में सख्ती से चीन के साथ अन्य देशों में आने वाले जो विदेशी निवेश हैं उनमें भी कमी आ सकती है। इस बात की भी शंका जताई जा रही है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी नई सरकार बनी है, यानी कि सरकार गिर गई थी कांग्रेस की, उसके बाद बीजेपी की सरकार बनी है, यानी कि शिवराज सिंह चौहान वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। और अभी उनके कैबिनेट में जो नए मंत्री हैं उन्होंने भी शपथ ली है, हाल ही की बात है। और अब जो है ये भी देखा गया है कि जो इंदौर है, इंदौर में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे थे किसके, कोविड-19 के। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता देते हैं कि कोविड-19 के लिए योद्धा कल्याण योजना लॉन्च किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि देखिए कोविड-19 जो लोग कोविड-19 से के लिए पॉजिटिव आ रहे हैं तो उन लोगों के इलाज के लिए वो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सेस लगे हुए हैं। तो उनके बारे में भी सोचना है, उनका भी परिवार है, उनको भी रोज़ निकल के जाना पड़ता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो जिनके परिवार में लोग होंगे, डॉक्टर्स होंगे, नर्सेज होंगे, वो सब अपने परिवार को जो है उनका परिवार पूरा घर में है लेकिन वो जो है अस्पताल जा रहे हैं। तो ये बात देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। और हालांकि कई सरकारों ने भी ऐसे फैसले लिए हैं, जहाँ पर कि दिल्ली सरकार भी इसमें शामिल होती है, जो इनको कहा जाता है वॉरियर्स। तो ये योद्धाएं हैं एक तरह से देखा जाए तो। ये जो बीमारी है, इससे जो बीमार हो रहे हैं उनके लिए एक तरह से ये आप मान सकते हैं कि योद्धा हैं, उनसे लड़ने में मदद, उस बीमारी से लड़ने में मदद कर रहे हैं ये लोग। तो मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार प्रदेश के लगभग 1 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ प्राप्त होगा। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग और के जो सभी सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड बॉय हैं, आशा कार्यकर्ता हैं या फिर पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर विशेषज्ञ हैं और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारी और भी लोग इसमें शामिल किए गए हैं। योजना के तहत अनुसार जो है अगर कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। दोस्तों अब वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पूछा था।
दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था, हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण करने के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है और आंध्र प्रदेश को बताया है। और यहाँ पर दोस्तों बता देते हैं कि याचिका में कहा गया है कि गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र जहाँ पे आदिवासी आबादी निवास कर रही है, वहाँ पर पोलावरम सिंचाई परियोजना वाले क्षेत्र के समीप है और ये गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक विस्तारित है। और गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो यह महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है और इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर की है। दोस्तों अब एक सवाल आपके जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन हैं प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, चेतन आनंद या फिर अरविंद भट्ट। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।